चालू है, रोकना हो तो। सभी मुद्दों के बारे में साहू जी अपने विचार तो रखेंगे ही। ऑल इंडिया स्टेटस हमारे यहाँ पे CHQ ऑर्गेनाइज सेक्रेटरी श्री कासवान जी भी हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि यहाँ आगे आ जाए। सर्कल ऑफिस एंड CHQ ऑफिस विजिटर्स आर रिक्वेस्टेड कि वो यहाँ आगे रहें। अभी मैं साहू जी को माइक देता हूँ कि आगे की कार्रवाई विचार दोस्तों, आज सभी को पता है कि हम लोग यहाँ पे क्यों इकट्ठे हुए हैं। पूरे देश में करीब 90% से ज़्यादातर लोग द्वीप पे हैं। कुछ लोग अभी भी बचे हैं जो जिनको हमें बात करके या उनसे परस्यू करके लीव दिलवा रहे हैं। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में 100% लोग लीव पे रहेंगे और 29 तारीख से यहाँ दिल्ली पे इकट्ठा होंगे। इस सिचुएशन ये आई कैसे, इसकी नौबत क्यों आई, मैं एक बार उसके बारे में आप लोगों को ब्रीफ करना चाहूँगा। आप सबको पता है कि जब BSNL अक्टूबर 2000 में बना था, काफ़ी सारे चीज़ें ट्रांजैक्शन फेज में थी। उसमें एक सबसे अहम मुद्दा था जो एम्प्लॉइज है उनके पेंशन का, कि जब गवर्नमेंट सेक्टर से पब्लिक सेक्टर में लोग जाएंगे तो उनके पेंशन का क्या होगा। 2000 में डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन से OM निकला था, जिसमें वो बहुत ही क्लियर मेंशन किया गया, जिसमें 37A रूल ऐड किया गया था कि BSNL जो उनके ऑब्जर्व्ड एम्प्लॉई हैं, उन एम्प्लॉइयों के लिए पेंशन कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट को करेगा। ये उस रूल में उन्होंने मेंशन किया। साथ में ये भी लिखा कि जो BSNL के डायरेक्ट रिक्रूट होंगे उनके लिए BSNL अपना खुद का पेंशन स्कीम बनाएगा, जिसके सर्कुलर हमारे पास हैं। उस 2000 में जब BSNL ने डिसीजन लिया कि BSNL के ऑब्जर्व्ड एम्प्लॉइयों को पेंशन कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट को देना है, उसी समय BSNL को डिसीजन लेना था कि जो हमारे डायरेक्ट रिक्रूट्स हैं उनके लिए कोई NPS सिस्टम लागू किया जाए। लेकिन चूंकि हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं था, हमारे बारे में सोचने वाला कोई लोग नहीं था, इवन BSNL का टॉप मैनेजमेंट भी, जो कि पेंशन रूल से कवर होता है, गवर्नमेंट के पेंशन रूल से कवर होता है, उन्होंने डायरेक्ट रिक्रूट्स के फ्यूचर सिक्योरिटी का, सोशल सिक्योरिटी का कोई ध्यान नहीं रखा। जिस ऑर्डर के तहत तो ऑब्जर्व्ड एम्प्लॉइयों के लिए पेंशन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं गवर्नमेंट को, उसी ऑर्डर में अंडरलाइन में लिखा हुआ है कि आपको डायरेक्ट रिक्रूट के लिए NPS सिस्टम डिवाइस करना है। मैनेजमेंट ने टोटली इसको इग्नोर किया। हम लोग भी चूंकि नए नए आए थे, हमें कुछ पता नहीं था, हमें सिर्फ नौकरी करनी थी, काम करना था इस कंपनी में पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे कमिटमेंट के साथ। नहीं 8 घंटे बल्कि हम लोगों ने 16-16 घंटे ऑफिस में बैठ के काम किया। क्या ये जिम्मेदारी मैनेजमेंट की नहीं बनती थी कि हमारे रिटायरमेंट, हमारे सुपरन्यूएशन के बारे में मैनेजमेंट खुद से विचार करे? लेकिन नहीं किया। ये तो हमारा फ्यूचर सिक्योरिटी का हो गया, जो कि ऑर्डर्स में है, उसके बावजूद भी नहीं दिया। अब जब DP ने उसको रियलाइज किया 2007 में, 1/1/2007 से हमारा जो नया पे रिविजन लागू हुआ, उसमें DP ने क्लियर कट लिखा हुआ है कि आपका सुपरन्यूएशन बेनिफिट जो पेंशन रूल से कवर नहीं होते हैं, सारे PSCs 30% सेलिंग के साथ सुपरन्यूएशन बेनिफिट फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए इंप्लीमेंट करें। BSNL उस पर भी विचार नहीं कर रहा। उसी ऑर्डर में सिर्फ इतना ही नहीं लिखा कि जो 1/1/2007 के बाद आए हैं या 1/1/2007 से पेंशन स्कीम चालू करनी है, बल्कि उसमें ये भी लिखा है कि 1.5% ऑफ टोटल प्रॉफिट उसका आपको एक कॉर्पस फंड बनाना है। जो एम्प्लॉई 1/1/2007 के पहले रिटायरमेंट हो चुके हैं, जो पेंशन से कवर्ड नहीं है, हालांकि BSNL में नौबत नहीं है, लेकिन दूसरे PSCs में नौबत भी थी जो 1/1/2007 से पहले रिटायर हो चुके थे, लेकिन वहाँ पे NPS सिस्टम लागू नहीं थी, तो उनके लिए भी 1.5% का कॉर्पस फंड बनाने के लिए DP ने स्ट्रांगली रिकमेंड किया है, ताकि उनके इमरजेंसी नीड्स में, मेडिकल नीड और किसी नीड में उनको काम आए, उसी पैसे से उनको देना है। कि आज की डेट में सारे CPSCs में पेंशन स्कीम सभी एम्प्लॉइयों के लिए लागू है। इसमें EPF कवर, सिर्फ EPF कवर नहीं होता। EPF तो हमारा प्रोविडेंट फंड है, उसमें जो पेंशन मिलती है वो एक फैमिली पेंशन है, जिसका हमारे फ्यूचर के पेंशन से या सोशल सिक्योरिटी से कोई लेना देना नहीं है। आज भी हम पेंशन के रूप में केवल 18% पा रहे हैं। BSNL का ये कहना, इन्होंने 2% का भी रिकमेंडेशन दिया, जब हमने नोटिस शुरू किया उसके बाद कमेटी का रिकमेंडेशन आया कि 2% हम लागू करेंगे। हमारा सवाल ये था कि 2% का फिगर आया कहाँ से? ये 2% का फिगर आपने किस बेसिस पे दिया है? ऑफिशियली नहीं, लेकिन ये कम्युनिकेट किया गया, चूंकि कंपनी प्रॉफिट में नहीं है, इसलिए हम अभी 2% का रिकमेंडेशन देते हैं। आप 6 पे कमीशन का चैप्टर नंबर 6 पेज नंबर 127, 128, 129 पढ़िए। उसमें एक क्लियर कट दिया हुआ है कि कंपनी के पे रिवीजन जो इंप्लीमेंटेशन है वो 2007 और 8 के फाइनेंशियल पोजीशन को देख के किया जाएगा, ना कि 2012 और 13।
2007-8 में हमारी कंपनी की जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था वो करीब 4500 करोड़ था। और उसमें ये दिया गया था कि जो सेकंड पे रिवीजन ने रिकमेंड किया है वो ये बोला है कि आपके 4 पार्ट्स थे उसमें बेनिफिट्स के। पहला बेसिक पे था सर्विंग बेनिफिट्स जिसमें बेसिक, डीए और एचआरए। दूसरा रिटायरल बेनिफिट था जिसमें आपका ईपीएफ, ग्रेजुएटी, पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल बेनिफिट और एनपीएस सिस्टम। तीसरा आपका पर्क्स अलाउंसेस था और चौथा पीआरपी था। बोला अगर ये चारों कंपोनेंट फुल पैकेज इंप्लीमेंट किए जाते हैं जैसा कि डीपी ने रिकमेंड किया है, उसके साथ अगर फुल पैकेज इंप्लीमेंट किए जाते हैं, अगर प्रॉफिट डिप 20% से ज़्यादा नहीं है तो आपको पूरा पैकेज टोटलिटी में इंप्लीमेंट करना है। तो हमारा जो बीएसएनएल का प्रॉफिट 4500 करोड़ था उसका हम 20% अगर निकालते हैं तो 900 करोड़ आता है। अगर हम पीआरसी के पूरे पैकेज को टोटलिटी में इंप्लीमेंट करते हैं, बेसिक, रिटायरल बेनिफिट, पीआरपी और पर्क्स अलाउंसेस, आपका टोटल करीब 300 करोड़ आता है एग्जीक्यूटिव के रिस्पेक्ट में। क्योंकि डीपी ने खाली रिकमेंडेशन एग्जीक्यूटिव से लिया था कि एग्जीक्यूटिव का अगर इंप्लीमेंट करते हैं 20% से डिप ज़्यादा नहीं होता तो आपको पूरा पैकेज इंप्लीमेंट करना है। बकायदे इलस्ट्रेट किया पेज नंबर 127 में। तो हमारा 300 करोड़ का ही टोटल बर्डन आ रहा था 1 साल का। फिर मैनेजमेंट ने हमें ये सारे पैकेज देना था, लेकिन मैनेजमेंट ने हमको पार्शियल पैकेज दिया। और पार्शियल पैकेज ही नहीं, जो अब्जॉर्ड एम्प्लॉय है करीब 3 लाख रुपए, अगर हम अक्टूबर 2000 से काउंट करें तो 3 लाख से ज्यादा एम्प्लॉय अब्जॉर्ड हैं। ग्रुप ए ऑफिसर्स हैं जो डेपुटेशन पे काम कर रहे हैं, इनके बेसिक बेनिफिट 100% कवर्ड है। 78.2 बचा था वो भी दे दिया। तो बेसिक बेनिफिट यानी एचआरए, बेसिक और डीए तीनों 100% टोटलिटी में जो भी रिकमेंडेशन है सेकंड पीआरसी का या 6 पे कमीशन का वो दिया गया। अब आए रिटायरल बेनिफिट की बात। रिटायरल बेनिफिट जो अब्जॉर्ड ऑफिसर्स हैं उन सबको दिया गया टोटलिटी में, और जो ग्रुप ए ऑफिसर्स हैं डेपुटेशन पे काम कर रहे हैं उनको भी टोटलिटी में दिया गया। उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं किया गया। इवन बीएसएनएल मैक्सिमम पे कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो हमारा मैक्सिमम पे स्केल है उस पर कंट्रीब्यूट कर रहा है। रिटायरल बेनिफिट नहीं मिल रहा था केवल डायरेक्ट रिपोर्ट्स का, उसके अलावा ग्रुप ए ऑफिसर्स को पर्क्स अलाउंसेस एक्सटेंड कर दिया फुल। पार्शियल पर्क्स अलाउंसेस हमारे सारे एम्प्लॉइयों को भी एक्सटेंड कर दिया। आप फिर से पेज नंबर 127, 128, 129 पे जाइए। अगर रीजन देते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है हम कहाँ से पेमेंट करें, उसमें बहुत ही क्लियरली दिया हुआ है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है, कंपनी में अगर 2007 और 8 में प्रॉफिट नहीं कर रही थी, तो आपको सबसे पहले आपको बेसिक बेनिफिट देना है। बेसिक बेनिफिट मतलब बेसिक, डीए और एचआरए। उसके बाद अगर कुछ पैसा बचता है तो आपको रिटायरल बेनिफिट कंप्लीट करना है, और उसके बाद अगर कुछ पैसा बचता है तो पर्क्स अलाउंसेस देना है, और लास्ट में आपको पीआरपी देना है। तो समस्या है कि अगर ये पैसे का रीजन देते हैं जो कि बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि हमारी कंपनी उसमें 4500 करोड़ के प्रॉफिट में थी। अगर पैसे का रीजन भी देते हैं तो हमारा रिटायरल बेनिफिट के साथ कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता। अगर कहीं कंप्रोमाइज करना ही था तो जो आईटीएस को, ग्रुप ए ऑफिसर्स को पर्क्स अलाउंसेस एक्सटेंड किए वो नहीं देना था। जो अदर एम्प्लॉई एग्जीक्यूटिव्स को, नॉन एग्जीक्यूटिव्स को पर्क्स अलाउंसेस दिए वो नहीं देना था। इवन नॉन एग्जीक्यूटिव्स को जो 2010-11 के दौरान इन्होंने पे रिवीजन टोटलिटी में इंप्लीमेंट किया वो कम करना था। लेकिन हमारा रिटायरमेंट बेनिफिट 21,000 पे किस हैसियत से कम किया इन्होंने, और ये सिर्फ 1/1/2007 से नहीं बल्कि अक्टूबर 2010 से लागू होना था। ये हमारा रिटायरमेंट बेनिफिट इन्होंने नहीं दिया। इसकी क्या वजह है? इसकी सिर्फ एक ही वजह है कि हम लोग कभी भी अपने बेनिफिट्स के लिए, अपने करियर के लिए कभी हम लोग सचेत नहीं हुए, कभी इन पे इतना प्रेशर नहीं बना पाए कि हमारी बातों को सुने। क्योंकि अगर ये खुद भी अफेक्टेड नहीं, अगर बीएसएनएल का खुद का मैनेजमेंट होता और खुद भी इसी पॉलिसी से कवर होते तो हमें शायद आवाज लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर कंपनी में पैसे का कोई दिक्कत नहीं आता। फिर आप मना भी करते, आप लड़ते साहब पैसा नहीं है मत इंप्लीमेंट करो, तब भी इंप्लीमेंट करते। लेकिन चूंकि सफर सिर्फ हम डायरेक्ट रिपोर्ट्स को करना है, और बर्डन कितना है, अगर ये अक्टूबर 2000 से भी एक पेंशन का स्कीम लागू करते हैं 10%, 11% के आसपास, तो भी टोटल बर्डन कंपनी में आता है, अगर पूरा एरियर्स मिला लें तो टोटल कंपनी में बर्डन आता है करीब 150 करोड़ के आसपास। इससे ज्यादा भी नहीं है, 100 से 150 करोड़ के बीच में आता है। क्या अमाउंट है बीएसएनएल के, जहाँ पे 25 से 30 हजार करोड़ का रेवेन्यू है, जहाँ पे 400 करोड़ का बर्डन अफोर्ड करते हुए 78.2 एक्सटेंड किया। उसमें क्या दिक्कत है 150 करोड़ एक्सपेंड करके हमारी लाइनटी परचेज करने का, वो भी 15 साल, जो पेंशन स्कीम से आपको 15 साल बाद मिलनी है। अगर 15 साल मिनिमम सर्विस आपने किया है कंपनी में तो मिलनी है। इस सिचुएशन में केवल टोटल अगर हम एग्जीक्यूटिव की बात करें हार्डली 12,000 लोग हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव को भी शामिल करते हैं तो टोटल 32,000 के आसपास है। तो कितना इनको प्रॉब्लम हो रही है सिर्फ हमारा पेंशन बेनिफिट को इंप्लीमेंट करने में। सिर्फ बीएसएनएल ही नहीं, सारे पब्लिक सेक्टर ने ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर दिया। इवन प्राइवेट सेक्टर्स भी एनपीएस सिस्टम किसी न किसी के साथ टाई अप करके अपने एम्प्लॉइयों को देते हैं।
लेकिन हमारा बीएसएनएल हमारे फ्यूचर को, हमारे सोशल सिक्योरिटी को पूरी तरह दांव पे लगा रखा है। आप खुद सोचिए कि आप रिटायर होंगे 60 साल के बाद, आपके पास क्या है? ईपीएफ का जो पैसा उसका भी कोई हिसाब किताब नहीं है। और ईपीएफ में पेंशन कितनी बनेगी आपके? मुश्किल से 3000 रुपए। आज से करीब 35 साल बाद 3000 रुपए में एक पान भी नहीं आएगा, एक कप चाय भी नहीं मिलेगी आपको। उस सिचुएशन में आपका बुढ़ापे में क्या होगा? एक कटोरा भी आप नहीं खरीद पाएंगे किसी मंदिर के सामने बैठने के लिए। तो हमें जो आज हम देख रहे हैं, क्योंकि आज हम कैसे भी काम चला लेते हैं, बुढ़ापे में हमारा बच्चा भी साथ नहीं देगा, आप सबको पता है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो कोई आपको एक वक्त की रोटी भी नहीं देगा। और गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, चूंकि पीएसयूज में गवर्नमेंट में लोग 60 साल बाद कंपल्सरी रिटायरमेंट दे दिए जाते हैं। तो ये जो पेंशन स्कीम है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि लोग कम से कम उसका पैसा रिटायरमेंट के बाद उनको मिलता रहे, इनकी जीविका चलती रहे। लेकिन यहाँ पे हमारा रिटायरमेंट बेनिफिट बिल्कुल ही कवर नहीं। हम पता नहीं क्यों हम उस डायरेक्शन में नहीं सोच पाए, जबकि इवन देखिए ग्रुप ए ऑफिसर बीएसएनएल ऑब्जर्वर क्यों नहीं हो रहे? इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि मालूम है उनको पेंशन पे और जो सुपरमिशन के बाद जो बेनिफिट मिलने उस पर खतरा आ जाएगा। वो लोग अपने पेंशन या सुपरमिशन के लिए इतने सचेत हैं, और जो हमारे ऑब्जर्वर एग्जीक्यूटिव है पेंशन के लिए किस हद तक लड़ाई लड़ते हैं, ये आपने सबने देखा। लेकिन हम लोग पता नहीं क्यों उस डायरेक्शन में अभी तक नहीं सोच पाए। पहली बार हमने इस मुहिम को चलाया है, और हम सबकी जिम्मेदारी है कि मुहिम फेल नहीं होना चाहिए। ये हमारा अधिकार है, ये हम कोई भीख नहीं मांग रहे। जो ऑलरेडी लिखा हुआ है गाइडलाइंस में, जो आप ऑलरेडी 2.5 से 3 लाख लोगों को दे रहे हो, हम वही मांग रहे हैं, उससे ज्यादा हम कुछ नहीं मांग रहे। हम जबकि ज्यादा डिजर्व करते हैं, हम क्वालिफाइड हैं, कंपनी के लिए ज्यादा परफॉर्म करते हैं। पीआरपी लागू करो, उसमें हमारा परफॉर्मेंस का पर्सन ज्यादा आएगा, ये हम ज्यादा डिजर्व करते हैं, उसके लिए ज्यादा मिलना चाहिए। लेकिन फिर भी हम अपने बेसिक राइट्स को मांग रहे हैं। इसके बावजूद बीएसएनएल मैनेजमेंट ने कभी भी इस मैटर पर ध्यान नहीं दिया। एक तो हमारा ये रिटायरमेंट बेनिफिट जो सबके लिए इंप्लीमेंट होता है, चाहे 2001 बैच का हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे नॉन एग्जीक्यूटिव हो, चाहे 2007-8 बैच का हो, एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हर बेनिफिट से बड़ा बेनिफिट है, और हमारे बुढ़ापे का एक ही मात्र सहारा है। उसके अलावा आप आ जाइए, इससे भी बड़ी अति कब हो जाती है जब 2007-8 बैच का बेसिक बेनिफिट ही नहीं दिया गया। कोई भी पे रिवीजन कमेटी 10 साल बाद बैठती है कि पब्लिक सेक्टर्स में इस इंटेंशन के साथ नहीं कि हमें पे स्केल कम करना है। 10 साल बाद उसके बेसिक मोटो में लिखा रहता है कि ग्लोबल इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए एम्प्लॉइयों की कितनी सैलरी बढ़ानी है, इस बात को ध्यान में रख के पे रिवीजन कमेटी बैठती है। आज 2007-8 में जो 2007 के बाद रिक्रूटमेंट हुई, उनकी सैलरी अब देखिए प्री रिवाइज से भी कम सैलरी है उनकी। अगर पे स्केल रिवीजन नहीं होता 2007 में, तो शायद 3 से 4 हजार रुपए ज्यादा पा रहे होते, और आज पे स्केल रिवाइज होने के बाद 3 से 4 हजार रुपए कम हो गया। क्या है बीएसएनएल मैनेजमेंट को दिखाई नहीं दे रहा? क्या बीएसएनएल मैनेजमेंट की जिम्मेदारी नहीं है कि लोगों को उस बेसिक राइट को प्रोटेक्ट किया जाए? क्या इन एम्प्लॉइयों में जो बीएसएनएल के फ्यूचर है, जिनको मोटिवेशन की जरूरत है, क्या इस एक्ट से उनका डिमोटिवेशन नहीं हो रहा है? क्या वो बीएसएनएल कंपनी के लिए अपना 100% कमिटमेंट, 100% आउटपुट दे पा रहे हैं? अगर नहीं दे पा रहे तो बीएसएनएल मैनेजमेंट कितने साल तक खींचेगा इसको? 2007 से 2013 आज 5 साल ऑलरेडी निकल चुके हैं। अगला पे रिवीजन 2017 में आ जाएगा। कब तक हम इस चीज को बर्दाश्त करते रहेंगे? और ऐसी बात नहीं है हमने परस्यू नहीं किया, ऐसा भी बात नहीं हमने मैनेजमेंट को बात नहीं किया, बताया नहीं, मैनेजमेंट को मालूम नहीं है। मैनेजमेंट बीएसएनएल का मैनेजमेंट हमेशा प्रेशर में काम करता है। आप लोगों ने देखा होगा 78.2 के लिए 3 साल से लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, बात कर रहे हैं। हर बार एक आ गया क्या मैनेजमेंट, क्या सीएमडी अपने कपड़े बेच के पैसे देगा? लेकिन जब लोगों ने स्ट्राइक का नोटिस शुरू किया, स्ट्राइक की नौबत आने से पहले ही 78.2 के लिए पैसे आ गए। 400 करोड़ पर ईयर का बर्डन बीएसएनएल अफोर्ड करने के लिए तैयार हो गया, उसके पास कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या ये यही जस्टिफिकेशन है कि लोग हम सड़कों पे खड़े हों, हम सड़कों पे उतरे, हम चिल्लाएं तभी हमारा मैनेजमेंट सुनेगा? अगर यही है तो हमें इस बात के लिए कमिटमेंट होना चाहिए कि हम इस लेवल तक जाएंगे। ये हमारा 2 बेनिफिट जो कि कोई नहीं रोक सकता, किसी में रोकने की दम नहीं है। अगर ये रुका हुआ तो हमारी अपनी कमजोरी की वजह से। हम अपने आप को कमजोर मान के बैठे हैं, हम ऑफिसों में बैठ के काम करते हैं, हम अपने करियर और फ्यूचर पे ध्यान नहीं देते हैं। आज खुद देख लीजिए, आज भी देश में कम से कम 20% लोग ऑफिसों में काम कर रहे हैं, और कम से कम 20% ऐसे लोग हैं जो छुट्टी पे रहते हुए भी मैनेजमेंट से इमोशनली ब्लैकमेल हो रहे हैं। कल अगर हमारा नेगोशिएशन नहीं होता है, मैनेजमेंट हमको कॉल नहीं करता, तो लोग कौन जिम्मेदार होगा इसका? इसका जिम्मेदार वो लोग होंगे जिनको जो इमोशनली ब्लैकमेल होकर कंपनी का काम चला रहे हैं। हम ऐसा नहीं कहते कंपनी को हम डुबाने आए, हम कंपनी में काम नहीं करेंगे, लेकिन हर किसी का पहला मोटो होना चाहिए उसका परिवार। मुझे नहीं लगता कि कोई भी यहाँ पे सोच के आया कि मुझे बीएसएनएल को उठाना है, बीएसएनएल को अपलिफ्ट करना, अपने परिवार को दांव पे लगा के। हर किसी का, एकदम देश में जो जवान हमारे बॉर्डर पे खड़े होते हैं, उनका भी पहला मोटो उनका फैमिली होता है। उनको भी रिटायरमेंट, उनको भी सुपरनेशन गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि आप नहीं रहेंगे तो आपके बाद आपकी फैमिली की पूरी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है। हमारी जिम्मेदारी कौन लेता है? आज हमारा ईपीएफ का पैसा जो हमारे सैलरी से कटता है, उसका भी हिसाब किताब नहीं है। कल भगवान न करे किसी के साथ कैजुअलिटी हो जाए, उसकी परिवार की जिम्मेदारी कौन लेगा?
उसकी परिवार की जिम्मेदारी बीएसएनएल मैनेजमेंट लेता है। अगर हम यहाँ पे कंपनी में काम कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कंपनी में काम नहीं करता, हमने जब भी कंपनी में काम किया पूरे डेडिकेशन से काम किया, लेकिन जब हमारे बेसिक अधिकारों का हनन हो रहा है, जब हमारा परिवार खतरे में है, जब हमारा फ्यूचर खतरे में है, हमारा सोशल सिक्योरिटी खतरे में है, हमारा बेसिक सेविंग बेनिफिट नहीं मिल रहा, इस सिचुएशन में क्या हम काम को ध्यान में रखेंगे? हम पहले अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। बीएसएनएल मैनेजमेंट पहले हमारे अधिकारों के प्रति सचेत हो, हमें वो बेसिक राइट्स जो आपने ऑलरेडी 3 लाख एम्प्लॉय को एक्सटेंड किया हुआ हमें दें। हम कंपनी के 12 घंटे नहीं, हम 16 घंटे काम करने को तैयार हैं, लेकिन अपनी फैमिली, अपनी सिक्योरिटी कंप्रोमाइज करके नहीं। इस सिचुएशन में जो लोग अभी 20-40% लोग इस तरह से मैनेजमेंट से इमोशनली ब्लैकमेल हो रहे हैं, मैं उसकी कहानी बता दूं। जब मैं घर निकल रहा था सिंगरौली से, तो हमारे यहाँ फाइबर दोनों साइड से कट गया था। हमारे एजीएम साहब आए और बोलते देखो यार साहब जी, क्या है कि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं और ठीक है आप लोग स्ट्राइक पे जा रहे हैं, परसों से आपकी स्ट्राइक है और कल संडे है, तो कम से कम ऐसा कर लीजिए कि इमरजेंसी चीज़ें हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। बीएसएनएल हमारी ब्रेड एंड बटर है और हमें ठीक है आप स्ट्राइक पे जाए, लेकिन ऑफिस का जरूरी काम नहीं रुकना चाहिए। हम स्ट्राइक पे जाए, हमने ऑलरेडी नोटिस दिया है। ये मैनेजमेंट को सोचना है कि स्ट्राइक पे ना जाए, इनसे बुला के बैठ के इनसे बात करें इनकी क्या ग्रीवेंसेस है। 1.5 साल से हम लेटर, स्ट्राइक नोटिस ही नहीं, 1.5 साल से हम एजेंडा लेटर दे रहे हैं सीएमडी साहब को। आज तक उन्होंने वो मीटिंग तक कॉल नहीं की, मीटिंग तक नहीं दी, खाली लेटर लिख दो, एक के बाद दूसरा लेटर लिख दो, दूसरे के बाद तीसरा लेटर लिख दो, लेटर पढ़ने का किसी के पास टाइम नहीं, लेटर कूड़े के कचरे में डाल दिया जाता है। ऐसी सिचुएशन में हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचता था। अगर हम वहाँ पे ऑफिस में काम कर लेते, ऑफिस का काम इफेक्ट नहीं होता, तो बीएसएनएल मैनेजमेंट हमसे नेगोशिएट कैसे करेगा? किस हैसियत से नेगोशिएट करेगा? मालूम है कि 10,000 लोग, जबकि काम हम ही कर रहे हैं, हम स्ट्राइक भी शो कर रहे हैं और हमारे लोग बैठ के ऑफिस में काम भी कर रहे हैं। इस सिचुएशन में हमारी तो सीधे सीधे बेइज्जती है कि आपके बगैर भी कंपनी चल सकती है, दिखाने को वो चला हमारे लोग ही रहे, और हम अपने आप को अपना करियर दांव पे लगा के हम केवल ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कंपनी के प्रति कितना वफादार है। अगर ऐसा कोई वफादार दिखाने की कोशिश कर रहा है, मुझे लगता है उससे बड़ा कोई गद्दार नहीं है इस देश में, जो अपने परिवार की नहीं सोचता, अपने फ्यूचर की नहीं सोचता, अपने करियर की नहीं सोचता। वो ऐसा आदमी, वो इस नाम पे कंपनी के हम सोच रहे हैं बहुत बड़े वफादार हैं, उससे बड़ा कोई गद्दार नहीं है। मैं फिर कहता हूं कि आपको कंपनी के बारे में सोचना है, लेकिन सबसे पहला टॉप प्रायोरिटी आपके अपना फ्यूचर, कैरियर और आपके बच्चे, आपके बीवी, आपके माँ बाप हैं, उनके बारे में कहीं ज्यादा सबसे। अगर हर किसी ने अपने फैमिली के बारे में सोच लिया, तो देश के बारे में, बीएसएनएल के बारे में क्या, देश के बारे में ऑटोमेटिक आपने सोच लिया, फिर आगे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा ये तो हमारा जो बेसिक राइट्स की बात कर रहे हैं, कहाँ से डिस्क्रिमिनेशन हुआ आप खुद देखिए। हमारा जो 2000 में जब हम रिक्रूट हुए, किसी ने अपने अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ी, हम चुपचाप काम करते रहे, हमारे करियर के साथ खिलवाड़ किया गया। हमसे बाद में रिक्रूटमेंट होने वाले लोग, हमसे कम क्वालिफाइड लोग भी हमारे ऊपर बिठा दिए गए, वहाँ भी हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया। 3 साल में पॉलिसी बनी हुई है कि एलडीसी एग्जाम देंगे, 12 साल बाद एग्जाम होता है, उसमें भी इस तरह से किया जाता है कि एग्जाम में लोग फेल हो जाए या कुछ और चीजें इस तरह के डाल दी जाती है, जानबूझ के लिटिगेशन हो और उसमें भी आदमी भटकता रहे। तो आपके करियर दांव पे है, आपका पे स्केल फ्यूचर दांव पे है। उसके अलावा आप सभी जानते हैं, सभी पढ़े लिखे हैं, सबने पढ़ा होगा, आपने भी डीजीएम रिक्रूटमेंट आपने देखा होगा। हम डीजीएम की बात क्यों करते हैं कि डीजीएम रिक्रूटमेंट में मैनेजमेंट बोलता है कि 12 साल का कोई भी इंजीनियर बाहर वाला एग्जाम में बैठ सकता है, एलिजिबल हो सकता है, बीएसएनएल का काम कर सकता है, लेकिन आप एग्जाम में नहीं बैठ सकते। जब हम इस बात को लेकर सीएमडी साहब से बात किए, तो बोलेंगे बहुत जल्दी नहीं कर रहे, अगली बार देखेंगे। जब हम कोर्ट में जाके अपनी एलिजिबिलिटी क्लेम कर दिए, तो आज की डेट में उनकी जल्दीबाजी खत्म हो गई। क्या टारगेट है, क्या शो करना चाहता है बीएसएनएल मैनेजमेंट? क्या हमें गाली देने का इरादा रखता है? हमने कभी नहीं मांगा कि हमें डीजीएम बना दिया जाए, हमने कभी नहीं मांगा कि डीजीएम का एग्जाम किया जाए, लेकिन अगर डीजीएम का रिक्रूटमेंट बीएसएनएल ने करने का सोच लिया तो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं चलेगा। हम इक्वली क्वालिफाइड है, हम उस लेवल के काम को एग्जीक्यूट करने की क्षमता रखते हैं, हमें क्यों नहीं दिया जा रहा है बेनिफिट, हमें क्यों नहीं दिया जा रहा है अपॉर्चुनिटी, क्यों अपने आप को प्रूव कर सके। एमटी रिक्रूटमेंट, E3 पे रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, आप खुद सोचिए कि सिचुएशन क्या होगी। एमटी अगर रिक्रूटमेंट होता है इस बीएसएनएल में E3 पे, क्या क्वालिफिकेशन मांगी इन्होंने? बी प्लस एमटेक, बी प्लस एमबीए। एमटेक क्वालिफिकेशन बीएसएनएल में जरूरत है कहीं पे? एमटेक की क्या जरूरत है? जो बेसिक क्वालिफिकेशन है इंजीनियरिंग है, आज हमारे सीएमडी से लेकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तक सारे इंजीनियर्स हैं, वो सारा इस कंपनी को चला रहे हैं। इवन ऐसा नहीं कि देश में लोग नहीं है, ओपन पोस्ट है सीएमडी का, ओपन पोस्ट है डायरेक्टर्स का। क्यों यही इंजीनियर्स, यही आईटीएस बीएसएनएल के सेलेक्ट हो रहे हैं पिछले 10-12 सालों से? सिर्फ इसलिए कि उनके पास बीएसएनएल का एक्सपीरियंस है, 12 साल का, 25 साल, 30 साल डॉट का एक्सपीरियंस है, 12 साल बीएसएनएल का एक्सपीरियंस है। उनके ऊपर कोई भी ऑफिसर नहीं आ पाता है। क्या लोग वहाँ पे एमबीए क्वालिफाइड नहीं है, लोग आईएएस नहीं है, सारे लोग, फिर भी ये लोग बन के यहाँ पे डायरेक्टर से सीएमडी आते हैं सिर्फ एक्सपीरियंस के नाम पे। आज हमारे पास बी क्वालिफिकेशन है, सभी लोग अच्छे इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग किए, ऑल इंडिया कंपटीशन फेस करके आए हैं। इवन 50% से ज्यादा लोग ऑलरेडी पोस्ट ग्रेजुएट है, एमबीए है, एमटेक है। ऐसी सिचुएशन में बीएसएनएल बोलता है कि हमें मैनेजमेंट ट्रेनिंग चाहिए बाहर से।
हम E3 पे रिक्रूटमेंट करें, 25% आपको भी दे दिया होता है, 25% हमको दिया, अरे हमारा ही 25% आपने ले लिया, 25% हमको कहाँ दिया? जिसपे हमारा 100% का अधिकार है उसको बोलते 25% हमने आपको भी दिया है, 25% हमको दिया नहीं है, 25% हमारा ले लिया है। कई लोग हमारे E3 पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, कई लोग E4 पे काम कर रहे हैं। आप खुद सोचिए कि एक यंग लड़का जो हमसे क्वालिफिकेशन में ज्यादा नहीं है, हमसे नॉलेज में ज्यादा नहीं है, हमसे एक्सपीरियंस में ज्यादा नहीं है, कल हमारे सामने आके बैठता है और हम उसको सलूट मारेंगे, हम जाके बोलेंगे साहब नमस्कार बताइए क्या आदेश है, वो क्या आदेश देगा, हमारी क्या सिचुएशन होगी, हम किस एम्ब्रेसिंग सिचुएशन में इस कंपनी में काम करेंगे, आप लोग इमेजिन करिए। और वो हम नहीं, हम सब के ऊपर आके बैठेगा। और हमें क्या कमी है, हम क्या अंडर क्वालिफाइड है, हमें क्वालिफिकेशन नहीं है, क्या हमें क्षमता नहीं है? आप हमें E3 E4 का पे स्केल दे रहे हो और हमें काम नहीं दे रहे हो, कह रहे हो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम आपको नहीं देंगे, वो बाहर वाला के एग्जीक्यूट करेगा। किस बेसिस पे कहा जा रहा है? क्या हमें चांस दिया उसके लिए? क्या हम फेल हुए उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को एग्जीक्यूट करने में? अगर हमें चांस ही नहीं दिया गया, हमें मौका ही नहीं दिया गया, ऐसी सिचुएशन में कहा जाता है कि पे स्केल तो ले लो, पैसा तो हम आपको दे देंगे E3 E4 का, लेकिन आपको काम नहीं देंगे। हमें सवाल पूछने का पूरा हक है कि अगर पैसा हमको दे रहे तो काम क्यों नहीं देंगे? हम यहाँ पे पैसा लेने नहीं आए, पैसा लेने आए होते बहुत सारे मंदिर मस्जिद है जहाँ बैठ के हम मांगते 40,000 से ज्यादा हमको मिल जाता। हमें पैसा कमाने नहीं आए, हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करने आए, अपनी क्षमता का, अपनी कैलिबर का इस्तेमाल करने आए, हम अपने आप को ग्रूम करने के लिए आए इस कंपनी में। हमें हैंडीकैप बनने नहीं आए, हम यहाँ पे भिखारी बनने नहीं आए। ऐसी सिचुएशन में अगर बीएसएनएल मैनेजमेंट हमें कहता है कि नहीं हम आपको काम नहीं देंगे, आप पैसा ले लीजिए, आप खुश रहिए, काम तो हम किसी और से कराएंगे, सुबह से आपको सलूट आपको उसको आके मारना पड़ेगा जिसे हम कहेंगे, हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? कैसे इस एम्ब्रेसिंग सिचुएशन में इस कंपनी में काम करें? आप लोग खुद सोचिए क्या सिचुएशन होगी। कोई भी, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा ऑफिसर है जो ग्रेजुएट इंजीनियर है जो बीएसएनएल में रिक्रूट हुआ है, अगर बीएसएनएल में नहीं रहता, उसको नौकरी नहीं मिलती है, बीएसएनएल से निकाल दिया जाता तो भूखे मर जाए, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है। बल्कि कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ से निकलते से कहीं अच्छे रिस्पेक्ट से, कहीं अच्छे पैसों के साथ, कहीं अच्छी सिक्योरिटी के साथ जॉब करेंगे और काम करेंगे। हमें नौकरी करनी है, कोई शक नहीं है, हमें बीएसएनएल के लिए काम करना कोई शक नहीं है, लेकिन हर चीज बर्दाश्त करते हुए नहीं। हम अपने अधिकारों को, जो हमारा बेसिक बेनिफिट उसे हम लेकर आएंगे, और ये आप सबका साथ चाहिए, सबका कमिटमेंट चाहिए, और कोई नहीं रोक सकता हमें। ये कंपनी ऑलरेडी दे रही है, कंपनी ऑलरेडी हमारे काउंटर पार्ट्स को 3.5 लाख लोगों को कवर कर रही है, चीज हमें क्यों नहीं देगी? क्या हम उनसे ज्यादा काम नहीं करते? क्या आपको लगता है कि हमारे वगैरह कंपनी बिजनेस चल जाएगी? और चल भी जाएगी तो हम अगर इस कंपनी में काम कर रहे हैं तो हमें अधिकारों का कोई हनन कर सकता है? हम क्या इतने कमजोर हो गए, हम इतने लाचार हैं, इतने हैंडीकैप्ड हैं कि हम अपने अधिकारों के लिए आवाज भी नहीं उठा सकते? इस तरह की जो चीजें की जा रही है, जो बीएसएनएल मैनेजमेंट बिल्कुल सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि वो लोग पीएससी के रूल्स रेगुलेशन से कवर नहीं है, वो सिर्फ हम पीएससी के रूल्स रेगुलेशन से कवर है, उनको समझ ही नहीं आता, उनको सुनाई नहीं देता। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के लिए कितना हल्ला किया हम लोगों ने 2005 से लेकर आज तक उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं हुआ। उनको समझ में नहीं आता कैसे करें, उनको समझ में नहीं आता कि यार उनकी पेन क्या है, उनकी तकलीफ क्या है। उनको सिर्फ अपनी नौकरी देखते हैं, 2 साल 3 साल 5 साल बचा किसी तरह हम नौकरी निकालना है, इनको जाने दे बाहर। और शायद उससे भी बड़ी कमजोरी हमारी है, जो हम ये उम्मीद करके बैठे हैं कि शायद बीएसएनएल मैनेजमेंट आज नहीं तो कल ध्यान देगा। ये गवर्नमेंट का जॉब है, कहाँ जाएगा हमारा फायदा लूटता जा रहा है, हमारा फायदा चलता जा रहा है। आज कई लोग डरे हुए हैं, कई जगह से हमको इस तरह का मैसेज आता है या फोन आता है, ईमेल आता है कि साहब सैलरी घट जाएगी, मैनेजमेंट ने हमारी छुट्टी लीव सैंक्शन नहीं करी। कौन सा मैनेजमेंट है जो आपको लीव सैंक्शन करके बोलेगा जाके कॉर्पोरेट ऑफिस का घेराव करो? अगर मैनेजमेंट ने लीव सैंक्शन कर भी दिया और फिर इसके बाद आप कॉर्पोरेट ऑफिस में आके घेराव कर रहे हैं तो क्या है आपकी ताकत? आप इतना रिस्क ले नहीं सकते। आपको छुट्टी देके कोई फुल प्रोडक्शन दे दे, जेट सीरीज का आपको बुलेट प्रूफ प्रोडक्शन दे दे और बोले जाओ भाई साहब आप लड़ाई लड़ो, फिर हमारी क्या क्षमता उसमें? हमें हर हाल में तैयार रहना, अगर गोलियां भी चले, लाठी भी बरसे, तो भी हमको तैयार रहना पड़ेगा। इस देश को आजादी ऐसे ही नहीं मिली। अगर ऐसे सोच लिया था सभी लोग कि बात कर लिया जाए, ऐसे कर लिया, आज भी हम अंग्रेजों को बुलाते होते। देश में कई लोगों ने गोलियां खाई है, कई लोगों ने अपने आप को फांसी पे लटकाया है, कई लोगों ने अपनी जान दी है, कई लोगों ने अपनी फैमिली की कुर्बानी दी है, अपनी कुर्बानी दी है, तब जाके देश आजाद हुआ। अन्याय के खिलाफ लड़ना है तो हमें सेक्रीफाइस करने को तैयार रहना होगा। हमें कुछ भी हो, किसी भी हाल में आपको देखना है इश्यूज, आपको कॉन्सिक्वेंसेस नहीं देखना है। आपको अगर देखे, आप देखिए, आपको लगता है कि इश्यूज हमारे जस्टिफाइड है, हमारे अधिकारों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, अगर हमारे अधिकारों के साथ हनन किया जा रहा है, अगर आपको ऐसा फील होता है तो आपको कॉन्सिक्वेंसेस की परवाह नहीं करनी है। मैनेजमेंट चाहे जितना भी जोर लगा ले, जितना भी एक्शन ले ले, हम उसके लिए तैयार खड़े रहेंगे और हम अपने अधिकारों को लेके जाएंगे। ऐसा भी नहीं कहते मैनेजमेंट को अल्लाह बोलना है, मैनेजमेंट को हमें कोई मिलिटेंट एक्शन लेना है। हम पूरी डेमोक्रेटिक वे में, पूरी शांतिपूर्वक तरीके से हम मैनेजमेंट के सामने अपने अधिकारों की बुलंद आवाज में बात करेंगे और हमें मैनेजमेंट को देना ही पड़ेगा। किसी कंपनी किसी घर की नहीं है, किसी की बकौती नहीं है, ये कंपनी हम सबकी है और हम सब इसमें
काम करते हैं और उसके जो शेयर है उसके लिए हम भी हकदार हैं। जैसे आप बाकी लोगों को दे रहे हो उसका शेयर हमें भी चाहिए। हम भी इस कंपनी के लिए काम करते हैं, हमको यहाँ भीख मांगने नहीं इकट्ठा हुए हैं। ये सारी चीजें हैं। और मैनेजमेंट किस तरह से हमारे स्टेशन को सबॉर्डिनेट करने की कोशिश कर रहा है, आप लोग देख रहे हैं। जितना ध्यान इन्होंने हमारे एसोसिएशन यूनियन पे दिया कि आपके एस1 वैलिड नहीं है, आपका बॉडी रिकॉग्नाइज नहीं, सारे फील्ड में सर्कुलेट कर रहे हैं। अगर ऐसा ही आर्डर कुछ हमारे उसके लिए सर्कुलेट करते हैं, हमारे इश्यूज में सर्कुलेट करते हैं, 2-4-10 मीटिंग इस तरह से बोर्ड में मिलकर, जिस तरह से आज सीएमडी डायरेक्टर सभी लोग मिलकर हमें खत्म करने की जिस तरह से साजिश कर रहे हैं, जिस तरह से मीटिंगें कर रहे हैं, जिस तरह से मीटिंग लगातार कर रहे हैं, इतनी जो उन्होंने हमारे इश्यूज को समझने में दी होती है नौबत आज नहीं आती। आज हमारे पास इस तरह के ऑप्शन नहीं होते, हम जाके सड़क पर खड़े हो। तो मैनेजमेंट को प्रोएक्टिवली सोचना चाहिए कि हम जो डिमांड कर रहे हैं वो सही है या गलत है। इस बात से हमें अवेयर रहना होगा कि मैनेजमेंट हर संभव कोशिश करेगा हमारे इस मुहिम को सबॉर्डिनेट करने के लिए। हमें किसी भी हाल में डरना नहीं है, हमें इस मैटर को हाईएस्ट लेवल तक लेके जाना है और अपने इश्यूज को सॉल्व करा के आना है। फील्ड में जितने लोग काम कर रहे हैं, फील्ड में जितने लोग आज भी ऑफिस में जा रहे हैं, आप सबका कोई ना कोई जान पहचान का होगा। उनसे आप रिक्वेस्ट करिए, उनसे हाथ जोड़िए, उनसे विनती करिए कि मैटर क्या रहता है, आप इस समय साथ दीजिए। अगर आप इस समय साथ नहीं देते तो हम जिंदगी भर के लिए यहाँ पे गुलामी की तरह काम करेंगे, इससे ज्यादा हमारे पास कुछ नहीं मिलेगा। रही बात सैलरी कट की, आपका साइट पे में डिटेल एनालिसिस डाला है। हम ऑलरेडी एज पर रिकमेंडेशन ऑफ डीपी और जो प्रॉफिटेबिलिटी हमारी 2007-8 की थी उसके हिसाब से करीब 30 से 40 हजार रुपए हम ऑलरेडी परसेंट कम पा रहे बिना किसी रीजन के। अगर कंपनी कहती है हम पर्सनल ऑफिस आपका नहीं देंगे, पीआरपी नहीं देंगे, आपका रिटायरमेंट बेनिफिट कवर नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। डीपी ने कभी नहीं कहा कि आपके पैसा 2012-13 में क्या पोजीशन है उसके हिसाब से देना है। डीपी का क्लियर कट गाइडलाइन है, रिकमेंडेशन करके आपको 2007-8 में क्या पोजीशन थी कंपनी की, उसके हिसाब से आपको पे रिवीजन इंप्लीमेंट करना है। अगर 2012-13 की बात करती है तो 2012-13 का पे रिवीजन डिसाइड करें कि हमारे को क्या मिलना चाहिए और क्या नहीं मिलना चाहिए। यहाँ तक रिकमेंडेशन अगर कंपनी शिक भी है तो भी कम से कम 10 से 20% पेमेंट देना है। अगर 2007-8 में कोई कंपनी शिक होती है तब भी 10 से 20% हाइक देना है। यहाँ कंपनी के शिक होने की या पैसा ना आना कोई वजह नहीं है। इस कंपनी में अगर आप काम कर रहे हैं तो कंपनी में पैसे मिलेगा, आपको बेसिक कंपनसेशन मिलेगा, तभी आप काम कर रहे हैं। आपके घर में मजदूर से काम कराते हैं, ऐसा नहीं कहते भाई साहब सब्जी खोलेगा तभी हम आपको पैसा देंगे। मजदूर काम करेगा, साथ में पैसा लेगा। तो जो हमारा बेसिक बेनिफिट है हमारी पैसे मजदूरी हमारे काम का कंपनसेशन है। हम पीआरपी की बात नहीं कर रहे हैं, पीआरपी 2007-8 का पीआरपी आपको मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलेगा? जब तक कंपनी प्रॉफिट होती है उस समय का पीआरपी आपको मिलना ही चाहिए। हमें पर्सनल ऑफिस उस समय का मिलना चाहिए। आपकी कंपनी जिस दिन लॉस में जा रही है उस लॉस की बात करें, उसके बाद आप जो कम कर सकते हैं कम करते हैं, लेकिन आप बेसिक बेनिफिट, रिटायरमेंट बेनिफिट किसी का कम नहीं कर सकते। कंपनी जब तक एग्जिस्ट करेगी, इवन सिक कंपनी हो जाती है तब तक भी आपको देना है। रही बात कंपनी के लॉस की, कंपनी कहीं भी लॉस में नहीं है, सिर्फ फाइनेंशियल मैनिपुलेशन है। आप बीआरपीसी की वेबसाइट पर जाइए और कहिए कंपनी की सिक होने की क्या पोजीशन है। कंपनी सिक तब कही जाती है जब उसकी नेट वर्थ का 50% लॉस में पहुंचती है कंपनी, तब वो सिक कंपनी घोषित होती है या बीआरपीसी को रिफर की जाती है। इसके बाद बीआरपीसी उसको डिसाइड करता है कंपनी सिक है या रिवाइवल की पोजीशन है। अगर हम कंपनी की अपनी बेसिक पर करीब 60,000 करोड़, 4 लाख करोड़ की हमारी कंपनी है, अगर हम 60,000 करोड़ इन्होंने नाम पेपर दिखाया है तब भी 30,000 करोड़ होता है, जिसने हमारी कंपनी जब तक 30,000 करोड़ के लाभ नहीं पहुंचती तब तक हमारी कंपनी सिक नहीं है। मतलब हमारे जो बेसिक बेनिफिट है इंप्लीमेंट करने से मना नहीं कर सकती। इवन कंपनी सिक पोजीशन में आ जाती है तो भी गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदारी लेती है कि हमारे बेसिक बेनिफिट खत्म ना हो। हमें भले सर्विस सेल में डाल दिया जाए, हमें बीआरएस दे दिया जाए, लेकिन बेसिक बेनिफिट्स के साथ ही बीआरएस दिया जाए। हम इस कंपनी में सर्वाइव भी कर रहे हैं, कंपनी भी सर्वाइव कर रही है, काम भी कर रहे हैं, और इसके बाद बोला जाता है कि कंपनी में पैसे नहीं। जब कंपनी में हम काम कर रहे हैं, कंपनी में डेली हम आते हैं ऑफिस में, तो हमें जो आने जाने का खर्चा है, जो हमारे दिन भर का 8 घंटे का मेहनत का खर्चा है वो देना पड़ेगा। उसको कैसे मना कर सकते हैं? क्या हम घर से पैसा ला के देंगे कंपनी को कंपनी चलाने के लिए? ऐसा नहीं हो सकता। ये हमारी वीकनेस है, हमारी कमजोरी है, जो हम किसी भी तरह से मैनेजमेंट को अपनी पेन का, अपने आवाज को एहसास नहीं करा पा रहे। इस बार हमने मुहिम बनाई है और इस मुहिम को हमें फेल नहीं होने देना। मैं आप लोगों से अपने लेवल पे कमिटमेंट करता हूँ कि 10 लोग भी हमारे साथ रहे तो हमें दो हड़ताल में बैठे, लेकिन हम इस मुहिम को खत्म नहीं होने देंगे। और आप लोगों से जो उम्मीद है, जो पैसा है, कुछ दिनों के लिए आप लोग सब कुछ भूल के अपने इस अधिकारों के प्रति सजग रहेंगे, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे। और जो लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं, जो लोग इस बात से पूरी तरह से अनअवेयर हैं, उन लोगों से बात करके एक सीरीज चला के आप लोग को समझाएंगे, उनसे बात करेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे
चलाते हैं, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वो भी पैसे देते हैं, वो भी अपने लिए लड़ाई करते हैं, वो भी अपने लिए मुहिम चलाते हैं, तो हम क्यों नहीं चला सकते? ये सारी चीज़ें हमें करना है। और एक जो है 4 लोगों के दम पे मुहिम जो है सक्सेसफुल नहीं हो। और अभी कोई ये सोच रहा है कि मैनेजमेंट, कई लोग जगह से फोन आता है मैनेजमेंट ने कॉल किया नहीं किया, मैनेजमेंट कॉल करे ना करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें अपनी मुहिम को चलाना, हमें इस चीज़ पर सोच कर है इसको लंबा ले जाएगा। इस लड़ाई को हमें 6 महीने साल भर भी चलाना पड़े, इस लड़ाई को हम चलाएंगे और हम अपने अधिकारों को लेकर रहेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। ये बीएसएनएल मैनेजमेंट सोचता है कि इस स्थिति से कैसे निपटे, हमें नहीं सोचना। हमें नहीं सोचना है कि स्थिति कैसे पैदा हुई, हम इस स्थिति से कैसे निपटेंगे। जब आपके आज ज़्यादातर लीडर से बात के लिए तैयार है कि हमें सस्पेंड कर दें, टर्मिनेट कर दें, हमें जेल भेज दें, इस मौके का फायदा हमें उठाना चाहिए। इस तरह की आपको फ्रंट लाइन लीडरशिप जब पूरी तरह से कमिटेड हो, आप खुद देखेंगे ऐसा कौन सा इश्यूज है, कौन सा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है जिस पर लोग लड़ाई नहीं करते हैं, जहाँ पर लोगों को टर्मिनेशन सस्पेंशन नहीं होता है मुहिम में। आयल सेक्टर का जो 9.8% आईडीए मर्जर का बेनिफिट सारे लोग आगे लेके घूम रहे हैं, खुश है, वो आयल सेक्टर की लड़ाई करते हैं। आज भी उनके कई नेता, कई कॉमरेड्स सस्पेंड टर्मिनेट घर पर बैठे हुए जिसका खर्चा है उठा रही है, लेकिन उसका फायदा आज के पूरे कंपनी के पूरे पे सिस्टम एम्प्लॉइयों को मिला है। तो जो भी टारगेट होता है, जो भी एक्शन होता है, वो लीडरशिप होती है, लीडरशिप उसी लेते आ रहा है। मेंबर्स को बेस्ट लेवल के मेंबर्स को कम से कम सपोर्ट कर रहा है। आप अपनी इश्यूज को देखिए, ये मत देखिए कि मैनेजमेंट क्या कर रहा है। कई जगह जाए तो आपकी पार्टी नहीं है, स्ट्राइक कैसे करेंगे? आपका पार्टी नहीं है, आप कैसे जाएंगे स्टेशन? पार्टी बनाने के लिए स्टेशन नहीं कर रहे हैं, हम स्टेशन अपने इशूज रिजॉल्व करने के लिए कर रहे हैं। मेरा इशूज है तो हम जाएंगे, चाहे वो हमारे इशू से बिलोंग करता है या नहीं करता है। वो ये मुहिम है, मुहिम में अगर हमारे इशूज है, हमें नियम कानून नहीं देखना। स्ट्राइक में नियम कानून थोड़े जाते हैं, नियम कानून को फॉलो नहीं किया। जब स्ट्राइक लेवल को कर रहा है तो नियम कानून की चिंता नहीं करना है। लीव सेंक्शन होती है नहीं होती है इसकी चिंता नहीं करना है। अगर लीव तो हमने सिर्फ केवल फॉर्मेलिटी काउंटिंग के लिए डरवाया था, तो मालूम है स्ट्राइक में लीव सेंक्शन नहीं होती। कई जगह से लोगों के फोन आते हैं, ग्रुप में मैसेज आते हैं, SMS आता है, साहब लीव सेंक्शन नहीं है क्या है? जब कोई लीव सेंक्शन हो जाएगी तो स्ट्राइक करेंगे। स्ट्राइक हमें तो हर हाल में करना है, लीव सेंक्शन हो या ना हो। हम तो आके अपने अधिकारों के लिए आए हुए। रही बात सैलरी कट की, सैलरी कटेगी, एक्शन होगा, चार्जशीट मिलेगा, मेमो मिलेगा, हम बाद में निकलेंगे। जिस दिन हम 10,000 लोग यहाँ पे बैठेंगे, हम उससे भी नहीं बट लेंगे। जिस दिन हमारा इश्यू रिजॉल्व होगा उस दिन हम वो भी एक्सपीरियंस लेके जाएंगे कि हमारा जो लीव है, हमारा जो स्ट्राइक पीरियड है, लीव पे कन्वर्ट किया, नहीं तो हम उसके बाद भी नहीं उठेंगे। हमें कंपेल किया गया इस सिचुएशन के लिए, अपनी मर्जी से नहीं आए। अपने बीवी बच्चे घर परिवार छोड़ के दिल्ली की सड़कों पर बैठने के लिए अपनी मर्जी से नहीं आए। हमने 1.5 साल में लेटर्स लिखे हैं, 3-4 एजेंडा मीटिंग मांगी, नहीं मिली। हमने बैठ के इसको रिजॉल्व करने की कोशिश की है। 3 हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं, मिनट्स हैं, जिसमें कहा गया कि उसके लिए कमेटी बन रही है, 3 महीने 6 महीने में आपको रिपोर्ट आ जाएगी। आज 3 साल हो गए, आज तक कोई रिपोर्ट आई नहीं, उसका कोई पता ठिकाना है। ऐसी सिचुएशन में हमारी स्ट्राइक, हमारा इस तरह का मुहिम पूरी तरह जस्टिफाइड है, लीगली वैलिड है। कोई नहीं कह सकता कि हम बात भी नहीं करेंगे, हम आपकी बात भी नहीं सुनेंगे और आपको स्टेशन पे ले जाने देंगे। इस तरह की चीजें तो अंग्रेजों के जमाने में नहीं होती थी, जब यहाँ पे देश गुलाम था, तब भी लोगों को पूरी फ्रीडम थी अपने अधिकारों के प्रति आवाज उठाने के लिए। कम से कम आज कहीं कोई गुलाम नहीं है, हम एक स्वतंत्र भाव में काम करते हैं और हमें अपनी मर्जी से अपने क्वालिफिकेशन के दम पे, अपने टैलेंट के दम पे कंपनी में है। किसी से रिश्वत देके या किसी से भीख मांग के हमने नौकरी नहीं ली। तो इस सिचुएशन में हमारे पास अपनी आवाज उठाने का पूरा अधिकार है। मैनेजमेंट चाहे जो करे, जिस लेवल तक जाए, हम उसे बर्दाश्त करते हुए पूरी डेमोक्रेटिक वे में, पूरी पीसफुल तरीके से स्ट्राइक करेंगे। और मैनेजमेंट अगर सोचता है कि साथ 4-6 दिन में अपने तरीके से लोगों को सबोटेज करके, लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन देके, लोगों को ये कहते हैं कि इनकी बॉडी वैलिड नहीं है, इनके कुछ हमारे साथ में कुछ गद्दार नेता हैं जो मैनेजमेंट के साथ मिलकर इस मुहिम को फेल करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें उन गद्दारों से नहीं निपटना है, लेकिन ऐसे सिचुएशन में हमें केवल ध्यान अपनी इश्यूज पे देना है। और अभी फिलहाल हम उस डायरेक्शन में ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये मैनेजमेंट रजिस्ट्रार को लेकर लिखता है कि आपकी बॉडी वैलिड नहीं है, आप कैसे स्ट्राइक कर सकते हैं? मैनेजमेंट बताया कि 13 साल में इसके क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस। इनके पास कोई ऑब्लिगेशंस नहीं है। 13 साल हो चुके आज कंपनी बने हुए, आज तक बीएसएनएल एग्जीक्यूटिव संघ रूल्स रेगुलेशंस नहीं बना चुके। ये रजिस्ट्रार के बारे में जाके नोटिस इशू कर रहा है कि आप बताएं कि आपकी एजीएम कराए कि नहीं कराए। एजीएम आपकी पार्टी वैलिड कि नहीं है, पार्टी कौन इलेक्ट करता है, मेंबर डिसाइड करता है, डेलीगेट्स डिसाइड करते हैं। बीएसएनएल मैनेजमेंट डिसाइड नहीं करता, रजिस्ट्रार भी डिसाइड नहीं करता है कौन सा इलेक्शन कौन इसको कराए। डिसाइड हमारे मेंबर इस सेशन से जुड़े हैं, वो मेंबर डिसाइड करते हैं कि हमारा नेता कौन होगा। इस सिचुएशन में जो बीएसएनएल इस तरह की हरकतें कर रहा है, लोगों में नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश कर रहा है, इसका भी मुंहतोड़ जवाब देना होगा। अब बीएसएनएल मैनेजमेंट किसी भी हालत में नहीं कह सकता कि आपको स्पेशल एक शब्द कहता है कि आपको मीटिंग नहीं कराई अपने टाइम से, एक बार
हमने जब सारी मीटिंग टाइम से कराई, जबरदस्ती ये माहौल फैलाया जा रहा है क्योंकि हमारा एक नेता जो है अपनी वजह से, अपने करतूतों की वजह से बाहर हो गया, तो उसके साथ मिलकर जो है मुहिम को सपोर्ट करने की कोशिश की है। तो इस तरह की चीजों में, इस तरह की बकवास चीजों पर ध्यान देना है। और मैनेजमेंट कौन को इसके बाद इस मुहिम के बाद एक सवाल नहीं पूछेंगे कि सामने का साफ होता है। बीएसएनएल भी सोसाइटी के साथ रजिस्टर्ड है। बीएसएनएल बताया अपनी बोर्ड मीटिंग कब कहाँ कितने टाइम से कराता है। बीएसएनएल बताया अपना एजीएम कब कहाँ कितने टाइम से कराता है। इनके पास सारे राइट्स हैं, हमारे पास कोई अधिकार नहीं है। हमने ऑलरेडी रेजोल्यूशन रजिस्टर में लोगों के सिग्नेचर के साथ, सारे डेलीगेट्स के सारे कमिटी के सिग्नेचर के साथ इसके बाद क्योंकि इसमें अगर बैंक के गलत बटन दब गया ना सारी लॉस नहीं पता है। पकड़ ले मैं उसको बुला के आता हूं। आज तक रिफरेंडम का कोई प्रोसेस नहीं कर पाया। जिसको चाहे उसको मर्जी से, अपनी मर्जी से रिफरेंडम किया, जिस नेता को चाहे उसको मर्जी से अपने प्रिविलेज दिया, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट सेटिस्फाई किए। 13 साल के अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए काम किया गया है। और एक सबसे बड़ा इशू मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, आप लोग उसको खुद एनालिसिस कीजिए। आप बताएं जो एलडीसी के मुहिम में आप जब से हमारे एलडीसी का एग्जाम शुरू हुआ है, आप देखिए अपने जब उन्होंने अपना सिलेबस बढ़ाया, 6 टाइम सिलेबस बढ़ाया, 6 सेक्टर डाल दिए 110 की जगह पे। इतने सारे कमांड लेवल पे क्वेश्चन पूछे गए, नेगेटिव मार्किंग रखी गई, सब कुछ